नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 9 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं आर्टिकल को जो राष्ट्रीय संस्करण में आए हैं। तो इसमें पहला जो आर्टिकल है कि देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ था और कल रिजल्ट घोषित हो गया है। तो इस रिजल्ट से दो विशेष संदेश निकल कर आ रहे हैं, जिसमें एक तो यह है कि जम्मू कश्मीर का जनादेश यह कहता है कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र सशक्त एवं जीवंत है। वहीं हरियाणा के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो मोदी के कथित हरासमेंट का जो नैरेटिव था उसको एक तरह से खारिज करता है। ये मानना है डॉक्टर रेखे वर्मा, जो इसके लेखक है, इस संपादकीय के। तो इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने देश का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला पहला चुनाव था। जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत दिया, वहीं हरियाणा की जनता ने भाजपा को तीसरी बार मैंडेट दिया है। तो यहाँ भाजपा ने करीब 40% वोट हासिल किया है और हैट्रिक लगाई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का प्रदर्शन पहले से थोड़ा बेहतर रहा है। इस बार उसे करीब 2.65% वोट अधिक मिले हैं। कांग्रेस को दोनों राज्यों में नुकसान हुआ। हरियाणा में सत्ता विरोधी रुझान तथा किसान पहलवान जमान के नारे के चलते कांग्रेस अपनी ताजपोशी सुनिश्चित मान रही थी, लेकिन उसे निराशा मिली। जम्मू कश्मीर में वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी, लेकिन इस बार सीटें कम मिली हैं। तो हरियाणा में ऐसा विमर्श बनाया गया था कि कांग्रेस को सत्ता मिलना सुनिश्चित है। किसानों, महिला पहलवानों और अग्निवीर जवानों को मोदी के विरोध में बताया गया था, लेकिन यह साफ हुआ कि किसान आंदोलन समर्थ किसानों और राजनीतिक दलों द्वारा पोषित था। महिला पहलवानों का आंदोलन भी राजनीति से अधिक प्रेरित था और अग्निवीर पर अनर्गल प्रचार किया गया। किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों के उन्नयन हेतु मोदी सरकार के कार्यों को जनता ने सराहा है। नतीजों ने इस दुष्प्रचार की पोल खोल दी कि महिलाएं और दलित भाजपा के विरुद्ध हैं। उल्टे जाट वर्चस्व के विरुद्ध गैर जाटों की लामबंदी हुई और अति दलितों ने आरक्षण उपवर्गीकरण पर भाजपा का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटने एवं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। 2019 के पहले यहाँ आतंकियों के फरमान, अलगाववादियों की बाइकट अपील, ये सब होते थे। उस तरह का वातावरण पहले होता था। मोदी सरकार ने लोकतंत्र बहाली के लिए 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और 2021 में पंचों और सरपंचों के चुनाव करवाए। इसी क्रम में 24 में लोकसभा चुनाव हुए। परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें आवंटित हुई। टोटल 90 सीट आवंटित हुई, जिसमें जम्मू में 43 हुआ और कश्मीर में 47। भाजपा 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 कश्मीर में और 41 जम्मू में। पार्टी ने 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप में क्रमशः 32 और 51 सीटों पर चुनाव लड़े। तो 5 सीटों पर उनका मित्रवत मुकाबला था। तो ये कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो भी सीटें को अलॉट किया गया था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ, गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और अल्ताफ बुखारी की पार्टी भी थी। इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी भी चुनाव में उतरी, जिसके मुखिया सांसद इंजीनियर रशीद, जो आतंकी फंडिंग के मामले में तिहाड़ में है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, लेकिन उनके दल समेत अन्य पार्टियां कुछ नहीं कर सकी। पीडीपी भी बुरी तरह से हारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का एजेंडा एक था, और वो था 370 की वापसी और राज्य का दर्जा बहाल करना, उन कानूनों को समाप्त करना जो विशेष राज्य दर्जे को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, पाकिस्तान से वार्ता करना, भू स्वामित्व को सीमित करना, जन सुरक्षा कानून खत्म करना आदि। कांग्रेस महिलाओं और बेरोजगारों के लिए भत्ते और बीमा योजनाओं जैसी अपनी कुछ लुभावन ग्रांटों के साथ मैदान में थे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना, क्षेत्रीय विकास, युवाओं के भविष्य का निर्माण और आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर जोर दिया। आतंकियों द्वारा हिंदुओं के दमन से लाखों हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। इस कारण आज कश्मीर पूर्णतः मुस्लिम बहुल हो गया है और उसमें भाजपा की पैठ नगण्य है। कश्मीर में मतदाताओं का वोट बटा नहीं, वह एकमुश्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। जम्मू संभाग में मुस्लिम आबादी 1/3 है। यहाँ के केवल 4 जिले जम्मू, कठुआ, सांभा और उधमपुर हिंदू बहुल हैं। पीर पंजाल के पुंछ और डोडा मुस्लिम बहुल हैं तथा चिनाब घाटी के 3 जिले मिश्रित आबादी वाले हैं। तो मजहब के अलावा जम्मू में जाति, जनजाति और भाषाई अस्मिता प्रभावी है। इसलिए जहां कश्मीर में भाजपा के लिए कोई राजनीतिक स्पेस नहीं है, वहीं जम्मू में उसे कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि से राजनीतिक स्पेस साझा करने की व्यवस्था थी। तो जम्मू में 2014 से भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। तब से उसे 25 सीटें और 22.98% मत मिले। इस बार उसकी सीटें और वोट बढ़ी हैं और इस चुनाव में पीडीपी को 13.8% मत का नुकसान हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से
आम आदमी पार्टी ने डोडा में भाजपा को हराकर अपना खाता खोला। तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे डोडा में जीती है एक सीट। जैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना तय, उसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने जा रहे हैं, जो कि केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद यहाँ उपराज्यपाल की शक्तियां विपुल है। अतः शासन का स्वरूप पहले जैसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों हेतु उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों का संदेश अलग है, भिन्न भिन्न है। वहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर चुनावों में ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत के इस भूभाग में लोकतंत्र सशक्त और जीवंत है, वहीं हरियाणा का जनादेश भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित हरास और डबल इंजन के फेल होने का नैरेटिव को खारिज किया है। ये दोनों ही संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा जानती थी कि जम्मू कश्मीर में केवल 60 सीटें पर चुनाव लड़कर बहुमत पाना और सरकार बनाना संभव नहीं है। उसने तो यह साबित करना था कि उसने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने का काम किया है। वह इसमें सफल रही। हरियाणा की अभूतपूर्व विजय से भाजपा को महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के आगामी चुनावों में वांछित ऊर्जा और आत्मविश्वास अवश्य मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण लेख था। हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल लेख था, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक जो संपादकीय था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो हम देखते हैं वो है, ये भी भाजपा ने हरियाणा में पलट दी बाजी, उसी के ऊपर है। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल भी होंगे, तो इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पेंगोलिन पर मंडराता खतरा। पेंगोलिन को जंगल का संरक्षक माना जाता है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो पेंगोलिन के बारे में देख लेते हैं क्या है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। यह मूलतः एक कीटभक्षी प्राणी है जिसके शरीर पर ठोस सल्क या स्केल का आवरण होता है। पेंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 भारतीय पेंगोलिन लुप्तप्राय और चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, भारत में भी पाई जाती है। तो वर्ष 2015 से 21 के बीच जब्त की गई वन जीव सामग्रियों में पेंगोलिन का हिस्सा 28% तक था, जो इसकी उच्च तस्करी दर को दर्शाता है। 2015 से 21 में जो भी वन जीव सामग्री का जो जब्ती की गई उसमें मैक्सिमम जो था पेंगोलिन, जिसका हिस्सा 28% तक है, ये तस्करी की दर को इसका दर्शा रहा है। तो पेंगोलिन को जंगल का संरक्षक माना जाता है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। एक तरफ वे दीमक व चींटियों का भक्षण कर जंगल में उनकी आबादी को सीमित रखते हैं, तो दूसरी तरफ मिट्टी खोदने की उनकी प्रवृत्ति मिट्टी को उर्वर बनाती है। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र में कीट नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे पेड़ पौधों की भी सुरक्षा होती है। पेंगोलिन द्वारा भोजन के लिए जमीन खोदते रहने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता रहता है। पेंगोलिन जंगल में प्राकृतिक माली की भूमिका निभाते हैं। हालांकि प्राकृतिक आवास के नुकसान और अवैध शिकार के कारण पेंगोलिन विलुप्त होने की कगार पर है। जीवित रूप के अलावा पेंगोलिन के विभिन्न अंगों जैसे सल, खाल, पंजा, मांस और हड्डी का व्यापार किया जाता है। भारत से इसकी तस्करी पड़ोसी देशों में की जाती है। ट्रैफिक और वर्ल्ड लाइफ फंड द्वारा 2018 से 22 के बीच जब्त सामग्री में 1203 स्थानिक पेंगोलिन के अवैध शिकार एवं तस्करी के आंकड़े सामने आए थे। उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस मामले में शीर्ष 3 हैं। चीन और वियतनाम में पेंगोलिन के मांस को एक विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता है। इसके साल्कों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। पेंगोलिन की खाल का इस्तेमाल कर जूते, बेल्ट, बैग और अन्य फैशन उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे इसकी तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि यह अनोखा जीव विलुप्ति के कगार पर ना पहुंचे। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए कई स्तरों पर कोशिश भी जारी है। इस अद्वितीय जीव के संरक्षण के लिए पेंगोलिन क्राइसिस फंड का गठन किया गया है, जिसके जरिए उनके आवासों और उनके जीवन को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी पेंगोलिन के अवैध शिकार और उनके आवास के नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहा है। पेंगोलिन का संरक्षण आवश्यक है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे और कीट नियंत्रण में प्राकृतिक रूप से सहायता मिल सके। तो पेंगोलिन संरक्षण को लेकर के यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, और किस तरह से उसका अवैध तस्करी हो रहा है, और यहाँ तक की जो तस्करी की जो परसेंटेज है वो 28% तक 2015 से लेकर 21 तक में जो पकड़े गए जितनी भी तस्करी सामग्री वन जीव के, उसमें 28% इसकी एक तरह से 28% से इसकी ये शामिल था। ठीक है, तो ये पेंगोलिन के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा लेख था। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल खेती से खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा के संबंध में हम पर्यावरण अनुकूल खेती जब हम करें तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। खाद्य सुरक्षा की पोषण क्षमता फसलों के उत्पादन की विधि एवं कृषि प्रणाली पर भी निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा, खाद्य पदार्थों की जो पोषण क्षमता होती है वो फसलों के उत्पादन की विधि एवं कृषि प्रणाली पर निर्भर करती है। देश की 65% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार 42.3% लोगों की आजीविका कृषि पर टिकी है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के हिसाब से
2024 के हिसाब से 42% जो है लोगों की आजीविका कृषि पर टिकी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितना है? 18.2%। खेती और इससे जुड़ी गतिविधियां, उद्यानिकी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन लोगों को खास सुरक्षा, रोजगार के साथ पोषण और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। आज देश में 328 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। खाद्य सुरक्षा से आहार जनित रोगों से बचाव होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कहीं भी आपसे ऑप्शनल में कहीं भी आपसे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं प्री उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। और 328.9 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन रहा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। 42% लोग जो है किसी न किसी रूप में कृषि पे उनकी आजीविका टिकी हुई है आर्थिक समीक्षा 23-24 के हिसाब से। उसके बाद जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितना है? 18.2%। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और कंसेप्ट तैयार हो रहा है सो अलग ही, इसका हम इस्तेमाल मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे। ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं जो हम अभी कलेक्ट कर रहे होते हैं वही मेंस में हमारे आंसर राइटिंग का एक पार्ट बनता है। ठीक है। फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली विधियां प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय सेहत पर असर डालती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा है कि फसल उत्पादन के लिए जो भी हम विधि अपनाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन और मानवीय सेहत पर असर डालती है। विषाक्त सूक्ष्म जीवों से संतुलित आहार का सेवन बीमारियों को निमंत्रण देता है। ऐसे में पर्यावरण अनुकूल कृषि मिट्टी के साथ साथ मानवीय स्वास्थ्य को समृद्ध करती है। तो कृषि एवं मानवीय स्वास्थ्य के संबंध में देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह पर्याप्त भोजन न मिलने के साथ गैर पोषक खाद्यान्न का सेवन है। इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ वे अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई। उस देश में एक बड़े वर्ग विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को पर्याप्त पोषण, हालांकि प्रशंसनीय वृद्धि होने के बावजूद जो पर्याप्त भोजन है महिलाओं और बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के इस्तेमाल में बेतहाशा वृद्धि से मिट्टी बंजर हो रही है। इसका मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार विश्व में 4 अरब टन कीटनाशकों का सालाना उपयोग हो रहा है। विश्व में 4 अरब टन कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। कीटनाशकों के अनियोजित एवं अत्यधिक उपयोग की वजह से तीक्ष्ण एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव सामने आ रहे हैं। हर साल कीटनाशक विषाक्तता के लगभग 40 करोड़ मामले विश्व में दर्ज किए जाते हैं। इनमें से लगभग 11,000 लोगों की जान गंवानी पड़ती है। तो जो कीटनाशक विषाक्तता के केसेज हैं लगभग 40 करोड़ मामले विश्व में दर्ज किए जाते हैं हर साल, और इसमें से लगभग 11,000 लोगों की जान चली जाती है। तो जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने हेतु देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण अनुकूल कृषि के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं। रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत पेस्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान क्षेत्र विद्यालय और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों की प्रयोगशालाओं में भी जैव कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में स्थापित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड कीटनाशकों से जुड़ी विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में स्थापित हुआ है कौन सा? केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड। तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड जो है कीटनाशकों से संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। देश में कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 लागू है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कीटनाशक प्रयोगशाला गाजियाबाद की स्थापना 1981 में की गई। तो कीटनाशकों के नमूने का विश्लेषण करने के साथ यह उनके प्रभाव और विषाक्तता भी निर्धारित करती है। जैविक खाद खेतों में बेतहाशा उपयोग में लाए जा रहे रासायनिक खादों का हरित विकल्प है। जैविक खाद एक हरित विकल्प है रासायनिक खादों का। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष से शुरू किए गए पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो ये जैव उर्वरक के प्रोत्साहन से संबंधित है। इस योजना के तहत किसी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को तय वित्तीय वर्ष में पिछले 3 साल की तुलना में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम कर बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान वापस दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। पीएम प्रणाम योजना के तहत क्या होता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो उसका वित्तीय वर्ष है उसमें पिछले 3 साल की तुलना में रासायनिक उर्वरक जिसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आते हैं, इनकी खपत कम करके जो बचाई जाती है उर्वरक सब्सिडी उसका 50% अनुदान इनको वापस मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा योजना है पीएम प्रणाम योजना। ठीक है। ये प्रोत्साहन के लिए है। तो जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु भारत काफी प्रयास कर रहा है और विश्व में यह पहले स्थान पर है। जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में देखें तो भारत विश्व में पहले
स्थान पर है। जैविक खेती के अंतर्गत कुल रकबे की दृष्टि से हम 9वें स्थान पर हैं। तो किसानों के मामले में मैक्सिमम किसान जो जैविक खेती वाले पूरे विश्व में भारत में हैं, और रकबे के हिसाब से देखें तो हम 9वें स्थान पर हैं। तो सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का पहला राज्य बन चुका है। देश में पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, PKVY। तो परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए तो परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। तो पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है? परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। PKVY की उप योजना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति 2019-20 से क्रियान्वित है। इसके तहत 4.09 लाख हेक्टेयर जमीन प्राकृतिक कृषि के दायरे में लाई जा चुकी है। मतलब 4 लाख जो हेक्टेयर जमीन है उसको प्राकृतिक कृषि के दायरे में लाया जा चुका है। PKVY के अंतर्गत उसकी उप योजना है, सब मिशन है फॉर नेचुरल एग्रीकल्चर सिस्टम। इसके लिए 4 लाख हेक्टेयर जमीन प्राकृतिक कृषि के दायरे में लाया जा चुका है। इसके अंतर्गत इससे जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। इससे लोगों की थाली में पहुंचने वाला भोजन हानिकारक रसायन से मुक्त है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लाभार्थी किसान जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट, वनस्पति आर्क तैयार कर रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने प्राकृतिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख राज्य हैं। तो गुजरात में डांग जिला पूरी तरह से प्राकृतिक खेती वाला जिला बन चुका है। तो डांग जिला जो है गुजरात का पूरी तरह से प्राकृतिक खेती वाला जिला है। वर्तमान में गुजरात में 4,32,000 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक 12,36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया है। गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए राज्य सरकार 1,86,000 किसानों को गाय पालने के लिए 900 रुपये प्रति माह दे रही है। तो डांग के अलावा देवभूमि, द्वारका, नर्मदा, गिर सोमनाथ और आनंद जिले में जैविक खेती करने वाले किसान अपेक्षाकृत अधिक हैं। फल और सब्जियों के उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण खेतों में ही वह नष्ट हो जाती है। ऐसे में इन्हें खाने योग्य बनाए रखने हेतु परिरक्षित किया जाना आवश्यक है। इससे किसानों को फसल की बर्बादी से निजात मिलती है। साथ ही गैर ऋतु अथवा कम उत्पादन की स्थिति में भी भोज्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए निर्जलीकरण एवं सुखाना सबसे लोकप्रिय एवं लागत सूक्ष्म विधि है। इससे सब्जियों तथा फलों में नमी को इस स्तर तक कम कर दिया जाता है कि उनमें बैक्टीरिया, विषाणु और अन्य फफूंद का विकास थम जाए। इससे खाद्य पदार्थों का आयतन भी कम होता है और उनका संग्रहण आसान हो जाता है। सूखी हुई खाद्य वस्तुओं में कार्बोज, प्रोटीन, खनिज एवं अन्य पोषक तत्व नमी की न्यूनता के कारण बढ़ जाते हैं। फलों सब्जियों का उत्पादन रोजगार के साथ लोगों की पोषण क्षमता को भी बढ़ाता है। केंद्र सरकार क्लीन प्लांट प्रोग्राम चला रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। कौन सा प्रोग्राम चला रही है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? फलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना। इसके तहत देश में 9 विश्व स्तरीय क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये भारत में अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार हरित पादप प्रजातियों और तकनीकी विकसित करेंगे। इससे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंध किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और केमिकल युक्त जो खेती होती है उससे क्या समस्या है और उसको किस तरह से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पे डोंग जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया है और बहुत सारी योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पोषक सब्जियों का आंगन गृह वाटिका, घरों के चारों ओर उपलब्ध खाली जगहों पर विकसित की जाने वाली बगिया यानी गृह वाटिका में सोलोनेसी कुल की सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च आदि, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, करेला, परवल, खीरा, लेगुमिनेसी कुल की जैसे मटर, सेम, लोबिया आदि, क्रूसीफेरा कुल के पत्ता गोभी और फूल गोभी। देखिए ये जो सब्जियों की जो प्रजातियां हैं उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ये मिलान करने के लिए भी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, प्री में आ सकता है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, सोलोनेसी, ठीक है, सोलोनेसी में क्या आता है? जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च ये सब क्या है? सोलोनेसी है। कुकुरबिटेसी में जैसे कद्दू, लौकी, करेला, परवल ये सब कुकुरबिटेसी में आता है। लेगुमिनेसिस में मटर, सेम, लोबिया, क्रूसीफेरा में पत्ता गोभी, फूलगोभी
और इसमें मूल्य भी होता है क्रूसीफेरा, आसानी से उत्पादित की जा सकती है। तो 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश भर में पोषण वाटिकाएं एवं न्यूट्री गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे घर और गांव में ही फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की पहुंच तय की जा सके। आहार विविधता और पौष्टिक स्थानीय उपज की खपत को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 लाख पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को पोषण वाटिका विकसित करने का प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों में दिया जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी योजनाओं का चर्चा किया है, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे हमारे क्लियर हुए हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी हमें जानने को मिले हैं। तो ये पर्यावरण अनुकूल खेती से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी यहाँ पे किए जा रहे हैं उसका यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। अब इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे बायो फोर्टिफाइड खाद्यान्नों की बढ़ती मांग। इन दिनों चावल, गेहूं और अन्य परंपरागत खाद्य पदार्थों में कुछ पोषक पदार्थों की कमी दर्ज की जा रही है। इससे पर्याप्त भोजन करने के बाद भी हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन आदि की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन विधियों से खाद्य फसलों को पोषण युक्त बनाया जा रहा है। अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 100 से अधिक फसलों को बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी कर चुकी है। 100 से अधिक किस्म की बायोफोर्टिफाइड किस्म जारी हो चुकी है। जैव प्रबलीकरण के तहत खाद्य पदार्थों में बाह्य रूप से पोषक पदार्थों का समावेश कर उन्हें अतिरिक्त पोषक पदार्थों से युक्त किया जाता है। भारतीय खाद्य नियामक प्राधिकरण FSSAI द्वारा चावल, गेहूं के आटे, दूध, तेल, नमक के फोर्टिफिकेशन को मंजूरी दी गई है। किसके? चावल, गेहूं, ये फोर्टिफाइड चावल हम लोग यूज कर रहे हैं, विटामिन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेहूं के आटे, दूध, तेल, नमक के फोर्टिफिकेशन को मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा भी फोर्टिफाइड खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है, जिससे किसानों के विरुद्ध जंग आसान हुई है। जिससे कुपोषण के विरुद्ध जंग आसान हुई है। फोर्टिफाइड गेहूं के आटे में फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा का समावेशन होता है। तो फोर्टिफाइड गेहूं के आटे में फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा का समावेशन होता है। इससे एनीमिया जैसी स्वास्थ्य चुनौती से निपटा जा सकता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ऐसे में चावल के फोर्टिफिकेशन से देश के बड़े तबके को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जा सकता है। लोगों में आयोडीन और आयरन की कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त फोर्टिफाइड नमक की विशेष भूमिका है। देश में प्रत्येक वर्ष 90 लाख गर्भवती महिलाएं और 80 लाख नवजात आयोडीन की कमी से जोखिम में होते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे आर्टिकल था बायो फोर्टिफाइड खाद्यान्न की बढ़ती मांग को लेकर के भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, पर्यावरण अनुकूल खेती से खाद्य सुरक्षा एवं बायो फोर्टिफिकेशन। बहुत ही अच्छा था ये आर्टिकल। ठीक है, अगला देखते हैं। अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ शामिल है। भारत न सिर्फ विश्व के कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा है, अपितु उसने सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करके राष्ट्र निर्माण की नई संकल्पना को भी प्रस्तुत किया है। ये डॉक्टर भीम राव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं सुशील पांडे, इनका लेख है। तो देखते हैं क्या चीज़ ये लिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। इसकी चर्चा, ये जो पॉइंट है इसकी चर्चा हम 1-2 दिन पहले भी आर्टिकल में कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से लाया गया है, तो पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार के हनन की बात की है और इस संबंध में कुछ घटनाओं की चर्चा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, अपितु भारत पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बताया। देखा जाए तो अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत है, अपितु अल्पसंख्यकों के भारतीय समाज में योगदान को भी नकारने जैसा है। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, अपितु इसमें भारतीय जीवन दर्शन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक राष्ट्र के रूप में भारत में अनेक विषम विचारधाराओं, धर्म, जातियों, प्रजातियों का समान अस्तित्व सदियों से विद्यमान है। संघर्ष के स्थान पर समन्वय और मानवीय विचारधारा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्राचीन काल से भारतीय समाज की विशेषता है। भारत न सिर्फ विश्व के कई धर्मों का जन्म स्थान है, अपितु सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करके राष्ट्र निर्माण की नई संकल्पना भी प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल से ही भारत में वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता रही है और अलग अलग क्षेत्र में कई धर्म, पंथ और संप्रदाय विकसित हुए हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में कई धार्मिक विचारधाराएं सामने आई जो आपस में अंतर विरोधी थी, लेकिन उनके धर्माचार्यों के बीच निरंतर संवाद होता था। अशोक की धम्म नीति में सभी विचारधाराओं को भी समन्वय स्थापित किया गया। भारत में यूनानी, शक, कुषाण और हुन अलग अलग समय में आए और भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय बनाने में सफल रहे। मध्यकाल में अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान जैसी शक्तियां भारत में आई और धार्मिक अंतर्विरोध के बाद भी भारतीय समाज में समाहित हो गई। तो आधुनिक काल में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेन, ब्रिटिश भारत आए
और आज भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तो अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति के बाद भी किसी भी समुदाय ने भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शिकायत नहीं की। पारसी समुदाय जब ईरान और दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहा था, तब 766 ईस्वी से भारत में शरण लेने के लिए आया, और आज भारत में पारसियों की सर्वाधिक संख्या है। पारसियों की तरह यहूदी भी धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए भारत में आए। वे भारतीय समाज को आत्मसात करते हुए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सफल रहे। आज भारत में यहूदियों की जनसंख्या करीब 5,000 है, और वे व्यापार, फिल्म, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में दाऊदी बोहरा इस्लाम की शिया इस्लामी शाखा का धार्मिक संप्रदाय है। यह समुदाय अपनी कर्तव्यनिष्ठा, परोपकारिता और राष्ट्र प्रेम के लिए जाना जाता है। खोजा मुस्लिम भारत में इस्लाम के निजारी इस्लामिया संप्रदाय से संबंधित है। एक खोजा मुस्लिम भी है जो निजारी इस्माइलिया संप्रदाय से संबंधित है। खोजा संप्रदाय ने धार्मिक समन्वय और परोपकारिता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में सिख समाज ने अपने महान गुरुओं की परंपरा का पालन करते हुए देश की आर्थिक समृद्धि प्रदान किया है, और सिख परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सिख समुदाय ने न सिर्फ सामाजिक समानता और परोपकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया, अपितु सत्य को स्वीकार करने और अधर्म का विनाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। 1959 में चीन के दमन के बाद दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आए, और चीन की धमकी के बाद भी भारत में उन्हें न सिर्फ शरण दिया, अपितु मानवीय भावना का परिचय देते हुए धर्मशाला में सरकार चलाने की अनुमति भी दी। आज भारत में बौद्ध मत के अनुयायी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ योगदान दे रहे हैं। भारत में आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को सभी संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के साथ साथ कई सामाजिक सांस्कृतिक विशेषाधिकार भी प्रदान किया। इससे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सर्वोच्च संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति प्राप्त करने में सफल रहा, और उन दायित्वों का राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप निर्वहन भी किया। भारतीय समाज अपनी उदारता और लोकतांत्रिक संस्कृति के कारण एक मिश्रित समाज के रूप में विकसित हुआ, जहां सभी प्रमुख धर्म और विचारों ने न सिर्फ एक दूसरे को महत्व प्रदान किया, वरन अपितु उनके सर्वश्रेष्ठ तत्वों को भी स्वीकार किया। सभी धर्मों के बीच सांस्कृतिक एकता ने भारत को न सिर्फ समृद्ध किया है, अपितु उसकी ऐतिहासिक विरासत को निरंतरता भी प्रदान की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को भय दिखाना और उसका चुनावी लाभ लेना न सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, अपितु इतिहास की उपयोगिता का भी अनादर है। बहुत ही शानदार यहाँ पे लेख था कि राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए किस तरह से अल्पसंख्यकों को एक तरह से भय दिखाने का प्रयास किया जाता है। चुनाव में लाभ लेने के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अफवाह फैलाई जाती है। वो ना सिर्फ हमारे भारतीय लोकतंत्र के मूल्य के विरुद्ध है, वरना इतिहास की जो उपयोगिता है उसका भी एक तरह से अनादर है, और उनका जो योगदान रहा है उसका भी एक तरह से हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं इस माध्यम से, यदि हम ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है और रेफरेंस दिया गया। जो अमेरिकी आयोग, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया उसको लेकर के यहाँ पे एक तरह से उस चीज़ का विरोध करते हुए अपनी बात को रखा गया है कि जो आयोग ने जो भी रिपोर्ट दी है वो पूरी तरह से गलत है, और हम ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक हर एक रूप में समन्वित जो प्रयास है सभी लोगों का, धर्म, भाषा, संस्कृति के बिना किसी भी भेद के हम एक साथ विकास कर रहे हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इतिहास में कितने सारे लोग यहाँ पर आए और सभी लोग इस संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सदियों से यहाँ देश के विकास में, उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। ताइवान से 15 अरब डॉलर निवेश लाने में जुटा है भारत। तो ताइवान से निवेश आ रहा है। अब आर्टिकल जो है जितने भी संपादकीय थे वो समाप्त हो गए हैं। अब न्यूज़ में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ताइवान से 15 अरब डॉलर निवेश लाने में जुटा है भारत। फिक्की की मदद से बात चल रही है और ये उभरते हुए सेक्टर है। पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। तो उभरते हुए 5 सेक्टरों में इन दिनों काफ़ी गंभीरता से ताइवान से निवेश लाने की तैयारी चल रही है। फिक्की का मानना है कि ताइवान से इन 5 सेक्टर में 15 अरब डॉलर के निवेश की गुंजाइश है। इस संबंध में ताइवान और भारत की कंपनियों के सीईओ स्तर पर बैठक जारी है, चल रही है। तो और इसमें है इन 5 सेक्टर में 15 अरब डॉलर तक का निवेश कर ताइवान की कंपनियां 60 अरब डॉलर का फायदा उठा सकती है, क्योंकि पिछले 3 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकास कर रही है और ये कंपनियां भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के साथ निर्यात भी कर सकेगी। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत निवेश के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है। तो सेमीकंडक्टर मिशन तो चल ही रहा है, इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, तो उसके लिए निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें सस्ता श्रम भी उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान व गणित में हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट होते हैं युवा। हर साल भारत में 5 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं। तो भारतीय श्रमिकों का मेहनताना भी एशिया के कई देशों से कम है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां पहले से ही भारत में कर रही है काम।
ठीक है, इसमें देखते हैं अगला क्या। शेयर बाजार में 6 दिनों से जारी गिरावट थमी। ठीक है, शेयर बाजार का न्यूज़ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कहीं भी एग्जाम में, प्री के एग्जाम में। देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया है। तो देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण कर हार्ट फेलियर के मरीजों को नई जिंदगी देने वाले जाने माने कार्डियक सर्जन, एम्स के पूर्व निदेशक पद्म भूषण डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और 1959 में एमबीबीएस का में इन्होंने दाखिला लिया था। और वैसे तो उनके नाम कई उपलब्धि हैं, लेकिन उनका पहला हृदय प्रत्यारोपण करने के बाद चर्चित हुआ था। मतलब उनका जो वो चर्चा में कब आए थे, जब पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। और आज देश में हर वर्ष 200 से अधिक मरीजों के हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी होती है। तो इनका हृदय प्रत्यारोपण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था, इनका निधन हो गया, के वेणुगोपाल। बिहार में मजदूरी मांगने पर देखिए सब चीज़ें दी हुई है। मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने वाली फिजिक्स का नोबेल। अच्छा, ये हमने कल चर्चा किया था शॉर्ट में। फिजिक्स का नोबेल मिला है इसके लिए, मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज के लिए। तो इसमें देखते हैं किनको मिला है, हाफील्ड और हिंटन। हाफील्ड और हिंटन, ठीक है। हाफील्ड ने विकसित की एसोसिएटिव मेमोरी। तो देखते हैं मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने वाले दो विज्ञानी अमेरिकी को जॉन हाफील्ड और कनाडाई जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल मिला है। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित मशीन लर्निंग विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में क्रांति ला रही है। इन दोनों विज्ञानों को संयुक्त रूप से 10 दिसंबर को पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, हिंडन ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वास्थ्य सेवा में सुधार आएगा, यह औद्योगिक क्रांति के समान होगा, यह कई मामलों में अद्भुत होने वाला है, पर इसके नियंत्रण से बाहर हो जाने का खतरा है। हमें कई संभावित बुरे परिणामों के बारे में भी चिंता करनी होगी। मशीन लर्निंग व एआई से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर फिजिक्स के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष एलन मुंस ने कहा, हालांकि मशीन लर्निंग के बहुत सारे लाभ हैं, पर इसके तीव्र विकास ने भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा की है। इस नई प्रौद्योगिकी का सुरक्षित व नैतिक तरीके से उपयोग की जिम्मेदारी हम सब की है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के नोबेल मिला है, उसके ऊपर हमने यहाँ चर्चा कर लिया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार, देख लेते हैं। तो नोबेल यह 1901 ईस्वी से विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए उपलब्धियों के लिए दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1969 में से दिया जा रहा है। नोबेल की वसीयत से पुरस्कार विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर या 11 लाख डॉलर की नकद राशि दी जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर, एनरिको फर्मी जैसे विज्ञानी पूर्व में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 विज्ञानियों एगोस्टिनी, क्रूज और व्हीलियर को एंटोसेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया था। तो पिछली बार एंटोसेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया था, इस बार मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। तो हिंटन जो है मशीन लर्निंग के गॉडफादर माने जाते हैं। 76 वर्षीय हिंटन जो है एआई के गॉडफादर हैं। उन्होंने ऐसी विधि का आविष्कार किया जो डाटा की विशिष्टता को स्वायत्त रूप से खोज सकती है और चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान कर सकती है। उन्होंने पिछले साल गूगल छोड़ दिया था ताकि वे एआई के खतरों के बारे में खुलकर बात कर सकें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, टी के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं। तो देखिए, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार, और ये 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अनित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, देखिए मलयालम फिल्म अट्टम द प्ले ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के साथ स्क्रीन प्ले और एडिटिंग श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, कन्नड़ फिल्म के कंतारा को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को पुरस्कार मिला है। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। ओवेरियन कैंसर का पता लगा लेगा डीएनए आधारित टेस्ट। तो डीएनए आधारित टेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा किया हुआ है, जहाँ पे अंडाशय के कैंसर जो होते हैं स्त्री रोगों से जुड़े, तो वो घातक माना जाता है और यह तीसरा सबसे सामान्य स्त्री रोग संबंधी कैंसर है, लेकिन इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। आमतौर पर इस बीमारी का पता तब चलता है जब लक्षण उभरते हैं, जिससे निदान में देरी हो जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है।
तो वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर आणविक स्तर पर कैंसर के शुरुआती संकेत देता है, जैसा कि डीएनए मिथाइलेशन के रूप में रासायनिक परिवर्तन। इन्हीं परिवर्तनों की पहचान करने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मनीषा सचान है। इन्होंने डायग्नोस्टिक बायोमार्कर विकसित किया है जो रक्त की जांच से अंडाशय कैंसर का प्रारंभिक निदान करने में सक्षम है। इससे पेटेंट भी मिल गया है। तो ये काफ़ी अच्छा शोध है। उनका मानना है कि 70% अंडाशय कैंसर के मामले तब सामने आते हैं जब यह उन्नत चरण में पहुंच चुका होता है। इस स्थिति में पारंपरिक उपचार जैसे शल्य चिकित्सा और कीमोथेरेपी प्रभावी नहीं हो पाती, जिससे दीर्घकालिक जीवित रहने की दर केवल 10 से 30% के बीच होती है। डीएनए मिथाइलेशन विशेष रूप से ट्यूमर एक्सप्रेशन जीन के प्रोमोटर क्षेत्रों में होने वाले हाइपर मिथाइलेशन अंडाशय कैंसर के शुरुआती चरणों में ही है। इस बायोमार्कर पैनल का उद्देश्य इन शुरुआती मिथाइलेशन परिवर्तनों की पहचान करना है। तो बहुत ही अच्छा खोज है ये। अगला देखते हैं। अब शुरू के कुछ जो न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने आज चर्चा किया है। बाकी जो है ये कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें दी गई है, तो इसमें अब कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं किसी अन्य विषय पर और कई सारे आर्टिकल न्यूज़ के साथ। कल के न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।